सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? सो होप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, मैंने पिछले एनवायरनमेंट के काफ़ी सारे सेशंस कंप्लीट किए हैं। सो आज का जो टॉपिक है वो हमारा ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़। ओके, सो ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़ ये जो वर्ड्स है उससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज़ है, वो ग्लोबली है ना। द प्रॉब्लम्स दैट अफेक्ट द एंटायर प्लेनेट। ओके, सो आगे हम देखेंगे जो इश्यूज़ है वो कितने हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, ये सारी बातें करेंगे। और ये किन किन वजह से ये फैल रहा है वो भी बात करेंगे। ओके, सो ये जो ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़ है ना वो इंक्लूड करती है क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन है ना, वाटर एयर पॉल्यूशन, ओवर कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारी कुछ बातें हैं। फिर उसके बाद, और ये जो ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़ है वो ह्यूमन के थ्रू, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ज़्यादा हो रही है। और जो जो प्लैनेट का हेल्थ है और जो प्लैनेट में रहने वाले हैं, सिर्फ इंसान ही नहीं है बल्कि जो छोटे छोटे परिंदे, जानवर, जंगली जानवर है ना, या पालतू जानवर, उनको भी ये चीज़ें अफेक्ट करती है। ओके, सो कुछ पॉइंट्स है, कुछ मीन्स कुछ टॉपिक्स है जो ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज के अंदर इंक्लूड होते हैं। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, कार्बन फुटप्रिंट्स, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और इंटरनेशनल स्टेप ऑफ मिटिगेशन ग्लोबल एक्सचेंज चेंज। ओके, सो जो पहले आखिर के जो दो मीन्स टॉपिक है वो एक्चुअली अलग अलग हो चुके हैं, बट इंटरनेशनल स्टेप ऑफ मिटिगेटिंग ग्लोबल चेंज। ओके, सो सबसे पहले जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो उसके अंदर हम बात करेंगे। ये जो कंसेप्ट है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके अंदर एक्चुअली में क्या है कि एक इकोनॉमिक ग्रोथ हो विथ प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, है ना, कि एनवायरनमेंट को हार्म किए बिना एक सस्टेनेबल ग्रोथ हो किसी कंट्री या किसी नेशन या ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें। जैसे कि अभी इंडिया के अंदर चल रहा है G20 समिट, नवंबर में उसका जो मेन मीटिंग होने वाला है वो इस बार इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है G20 के लिए। और मीन्स ग्लोबली 20 देश है बड़े बड़े, US, चाइना, रसिया, यूरोप, यूरोप की एक जो यूनियन कंट्रीज़ है सारी, इंडिया, ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे देश है वो G20 समिट के अंदर इंक्लूडेड है। तो उस लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक एजेंडा है, उस पर भी चर्चा होगी, उस पर भी बहुत डिस्कशन होगा। और अभी मीन्स रिपोर्ट्स के हिसाब से जो काफ़ी सारे और भी इशूज़ है जैसे कि US वर्सेस चाइना, तो ये सारे टॉपिक भी, कुछ चीज़ें में भी ऐसा हो सकता है कि कवर हो G20 समिट के अंदर। और मेन तो मोटो यही है कि G20 समिट के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात हो। और उसके बाद ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मेन 3 पिलर ये है कि इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी हो, सस्टेनेबिलिटी हो, और social sustainability focus on ensuring social justice and equality, including access to basic needs like food, water and healthcare equally. Okay, so social sustainability क्या कहती है कि जो फूड, वाटर और हेल्थ केयर, फॉर एग्जांपल मेडिसिन या बेसिक चीज़ें है ना, फूड, वाटर, ये सारी चीज़ें सबको मिलनी चाहिए, इक्वल शेयर होना चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए ना, सब में इक्वली होना चाहिए। और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि प्रिजर्विंग एनवायरमेंटल नेचुरल एनवायरमेंट एंड इट्स रिसोर्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर फॉर द फ्यूचर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ी। फॉर एग्जांपल अभी फॉसिल फ्यूल का बहुत चल रहा है, फिर पेट्रोल डीजल के बारे में बातें होती है कि भाई ये कल को जाकर ये ख़त्म हो जाएगा, कल क्या करेंगे, ये जो चारकोल हम यूज़ करते हैं, या तो फिर नेचुरल गैस, LPG, CNG, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस हो रहा है। और कल को जाकर मे बी मीन्स अराउंड 2050 या 40 या 50 में ऐसा लोग कहते हैं, मीन्स हमको सुनने में आ रहा है कि हाइड्रोजन सेल एक अच्छा फ्यूचर है एज फ्यूल सेल, उसको हम फ्यूल सेल के अंदर इस्तेमाल करेंगे। रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है वो, मीन्स अलग टॉपिक हो जाता है, बट फिर भी ये कहने का सेंस ये कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के अंदर जो अभी जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं वो अभी मीन्स प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए वो है, मीन्स हमें बहुत यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रिन्यूएबल सोर्सेज पे जंप कर रही है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे
कहा है कि अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर द कलेक्टिव एक्शन ऑफ कोलैबोरेशन अक्रॉस ऑल सेक्टर एंड स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, बिजनेसमैन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स। मतलब यहाँ पे ऐसा कहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए हर सेक्टर के लोगों, हर लेवल के लोगों को कोलैबोरेटिव काम करना है। जैसे कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली, फॉर एग्जांपल इफ़ यू ग्रो ट्री देन यू विल पे फॉर इट, और गवर्नमेंट उसको मीन्स क्या बोलते हैं, फंड भी करेगी और उसको देख रेख करने के लिए भी कुछ लोगों की हेल्प देगी आप लोग। ओके, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये एक एफर्ट हुआ। फिर उसके बाद जो लोग इसके अंदर बिजनेस थ्रू इंक्लूड है, जिन लोगों ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है या तो फिर जिनके थ्रू ये पैसा आ रहा है, जो मैनेजमेंट के लिए कॉस्ट मीन्स बजट फिक्स हो रहा है। ओके, फिर उसके बाद जो सिविल सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस समाज में, जिस सोसाइटी में ये चीज़ें लागू की गई है, वो लोग इन चीज़ को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कह दिया कि जो लोग पेड़ पौधे लगाएंगे उसको हम पैसा देंगे, तो कुछ लोग मे भी ऐसा कर सकते हैं कि पैसा लेंगे बट ऐसा कुछ करेंगे नहीं, है ना, पेड़ पौधा लगाएंगे बस उसके नाम पे पैसा लेके रख देंगे। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। उसके बाद इंडिविजुअल का चाहिए कि वो, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कि पेड़ पौधे लगाने हैं और मीन्स ग्रीनरी बढ़ानी है, तो जो इंडिविजुअल रोल प्ले है वो सब अपनी चीज़ों को अच्छे से निभाए। ओके, एंड देन यहाँ पे कुछ जो हमारा जो लास्ट पॉइंट है उसके अंदर ये समझाया गया है कि सस्टेनेबल प्रोडक्शन को हम प्रमोट करें और जो ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन है उसको हम कम करें। अभी मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चलन बढ़ रहा है, तो हमें चाहिए कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ख़रीदें अपने, ऐसा नहीं कि वे सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखें। और जैसे कि हम सोचते हैं कि चलो पेट्रोल डलवाने में 2 मिनट लगता है और इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज करने में 6 घंटा लगता है, तो हमें तो भाई मीन्स इतना लफड़ा करना है नहीं, हम तो भाई पेट्रोल की गाड़ी ही चलाएंगे। सो ये चीज़ें हमें थोड़ी एडजस्ट करनी होगी, या मे भी ऐसा हो सकता है कल को जाकर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट हो जाए। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जिसके अंदर हम अपना खुद का एक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं सस्टेनेबल प्रोडक्शन में। ओके, यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग अ हेल्दी एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर ऑफ द ऑल पीपल एंड द प्लैनेट। तो भैया ये क्रूशियल तो है, मीन्स बहुत सारी चैलेंजेस हमारे सामने आएगी। फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन सेल की बात करूँ तो हाइड्रोजन सेल के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है कि हाइड्रोजन को अलग करना है ना, जैसे कि अमोनिया के अंदर NH3 उसका फॉर्मूला है, उसके अंदर 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तो उन चीज़ को नाइट्रोजन से अलग करना वो थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। फिर हाइड्रोजन एक बहुत लाइट वेट होता है और वो एटमॉस्फेयर के अपर मोस्ट पार्ट में मिलती है, तो भाई वहाँ से कैसे कलेक्ट करें, या तो फिर हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कैसे करें, और उसको अगर प्रोडक्शन कर भी लिया तो उसको गैसेस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कैसे करें, और लिक्विड में ला नहीं सकते क्योंकि लिक्विड में हाइड्रोजन की जो टेम्परेचर है मीन्स लिक्विड स्टेट में रहने की वो -273 डिग्री है, समझ रहे हो। तो ये काफ़ी ऐसे चैलेंजेस हैं हमारे सामने। एक तो ये एक हाइड्रोजन सेल का तो बस एग्जांपल था, बट और भी चैलेंजेस है। ओके, नाउ विद द क्लाइमेट चेंज के अंदर के सिंपल है, एक चीज़ सिंपल है, क्लाइमेट चेंज मतलब ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होना, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी चीज़ें होंगी। नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी चीज़ों की वजह से हमें मीन्स एसिड रेन, या फिर जो सल्फ़र के कंपोनेंट्स होते हैं उसकी वजह से एसिड रेन हो सकता है। जैसे कि एसिड रेन में एक्चुअल में होता क्या है कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की एक कॉम्बिनेशन बनती है, या तो फिर सिर्फ एक होता है या फिर दोनों होते हैं। ओके, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है। तो ये जो गैसेस होती है उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो क्या करती है कि एटमॉस्फेयर के हीट को ट्रैप करके रखती है, और उससे क्या होता है कि जो हीट इंक्रीज़ होने पे मीन्स सरफेस लेवल पे हीट इंक्रीज़ होने पे जो ग्लेशियर्स है, आइस कैप्स है, वो मेल्ट होने लगता है, और उससे क्या होगा कि सी लेवल राइज होगा और जो रेनफॉल का पैटर्न होगा ना वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी आप देखो कि पहले एक चीज़ फिक्स थी, मैं आज से सिर्फ 5-10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, पहले एक चीज़ फिक्स थी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ठंडी रहती थी। एज वी स्टडीड, बचपन में हमने जैसे पढ़ा है कि मंथ ऑफ विंटर आर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ओके, बट अभी क्या हो रहा है
कि दिसंबर के मीन्स आधा महीना गुजर जाने के बाद शायद थोड़ी थोड़ी ठंडी पड़ना शुरू होती है ना। और अगर मानसून सीज़न की बात करें तो समर सीज़न की बात करें तो मार्च अप्रैल मई जून ये 4 महीने समर के हैं, बट अभी वो भी लेट हो रहा है, या तो फिर कभी कुछ जल्दी आ जाता है, कभी किसी साल ठंडी बहुत कम होता है, या कभी किसी साल ठंडी कुछ ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है ना, बस यही मीन्स ये सारी कुछ चीज़ें रीजंस होती है, मीन्स जो क्लाइमेट चेंज की वजह से, मीन्स क्लाइमेट चेंज इन गैसेस की वजह से होती है। और जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं ये इनकी संभावना बढ़ जाती है, जैसे कि हीट वेव्स आना, फ्लड, ड्रॉट या ह्यूरिकेन्स। जैसे कि कुछ जगहों पे में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ जगहों पे फ्लड आ गया, लेकिन मे भी कुछ जगह ऐसा हो सकता है जहाँ पे ड्रॉट है, जहाँ पे पानी नहीं है, और कुछ जगह ऐसा है कि एक्सेस ऑफ वाटर है, उसकी वजह से वहाँ के वेजिटेशंस को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के एनिमल्स को हार्म हुआ। तो ये भी ऐसा हो सकता है। ओके, सो क्लाइमेट चेंज रिक्वायर, एंड यहाँ पे कहा है कि एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स अर्जेंट एंड कोऑर्डिनेटेड एक्शन एट ऑल लेवल्स। यहाँ पे हर लेवल के, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया कि गवर्नमेंट हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, या लोकल या इंडिविजुअल हो, सबको इसके बारे में ख्याल रखना चाहिए और इसके अंदर अर्जेंट एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई कि ट्रांसपोर्टेशन में या जो सस्टेनेबल लैंड यूज़ में, जो अडोप्टिंग सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिस की वजह से कुछ मीन्स ये कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 का मीन्स कहते हैं ना कि कुछ ज़्यादा इमिशन हो रहा है, उस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो यहाँ पे कहा है कि दिस इंक्लूड्स द GHG इमिशंस बाय ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ये इम्प्रूव करेगा, एक तो एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्रूव करेगा, ऊपर से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगा अगर हम ये कुछ चीज़ें यूज़ करना कम कर दें। ओके, तो ये कुछ फ़ोटोज़ है कि क्या होगा अगर क्लाइमेट चेंज हो गया होगा। तो क्लाइमेट चेंज अगर होगा तो हमें वेजिटेशन की कमी हो जाएगी, ऐसी पॉपुलेशन तो बढ़ रही है। ओके, climate change is a complex and multifaceted problem that require a comprehensive and coordinated response from the all sector and stakeholders. It also an opportunity to create a more sustainable and equitable future for all. आने वाली जनरेशन के लिए और अभी के जनरेशन के लिए भी हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम कुछ ऐसा करें, और हर सेक्टर, हर स्टेक होल्डर, चाहे कि मीन्स एक इंडिविजुअल हो या गवर्नमेंट हो, सबको चाहिए कि इस पर ज़्यादा फोकस करें और इन मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। सो नेक्स्ट वन इज़ अ ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये तो हमने क्लाइमेट चेंज के थ्रू भी रिलेट किया, लेकिन इसके अंदर एक अलग पार्ट दिया हुआ है, वो भी हम देखेंगे। ओके, तो ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स टू द लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर। तो ग्लोबल वार्मिंग का कहने का बस एक इतना सिंपल सेंटेंस है यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का, यहाँ से यहाँ तक, कि ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स टू द लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर। जैसे कि अभी हम कहते हैं कि रूम टेम्परेचर 27 डिग्री है, बट अभी रिसेंटली मीन्स अभी आप अगर चेक करो, अगर आपके घर में AC अभी नहीं चल रहा है या तो फिर नॉर्मल आप बैठे हो, तो देखना टेम्परेचर 30 के अराउंड होगा। तो मीन इन द सेंस, कहने का सेंस ये है कि तो 3 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होना, ये भी एक ग्लोबल वार्मिंग की एक निशानी है, कह सकते हो। ओके, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल प्रोसेस by the certain gases such as CO2, methane and water vapors trap heats in Earth's atmosphere, acting like a blanket that keep the planet warm enough to support life. Okay, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक तरफ से होना ज़रूरी है और वो नेचुरल प्रोसेस भी है, नो डाउट, बट जिस रेट से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं ना, उस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो प्लैनेट की जो एक एटमॉस्फेयर है वो मेंटेन नहीं रहेगी। जैसे कि जिस तरह के बॉडी में ना आपको प्रोटीन की ज़रूरत है, बट एक्सेस प्रोटीन हो जाए तो वो आपको फिर नुकसान करेगी। तो उसी तरह ग्रीन हाउस गैस ज़रूरी है, बट जो ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, और ग्रीन हाउस इफेक्ट यही है कि ग्लोबल वार्मिंग होगा। ओके, हाउएवर द एक्सेसिव इमिशन ऑफ द GHGs primarily from the burning of fossil fuel like coal, oil and gases that intensify the greenhouse effect, causing an imbalance in the earth temperature regulation system. As a result, more heat is being trapped in the atmosphere, leading to the gradual rise of the global temperature.
the sea level, rising sea level, more frequent and severe heat waves, droughts, floods and storm, change in a rainfall pattern and shift in ecosystem and agriculture productivity. Okay, so जो रेन, फॉर एग्जांपल ना कि अभी कुछ क्रॉप्स को रेनफॉल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन अगर रेनफॉल पैटर्न चेंज हो गया तो सोचो वेजिटेशन हमको नहीं मिलेगा, और मे भी ऐसा हो सकता है कि कल को जाकर खाने पीने के वांदे हो. ओके, सो यहाँ पे एक समरी दी हुई है, ये आप पढ़ो, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ो और समझो इस चीज़ को. तो ये चीज़ है, ये जो फोटोज़ मैंने आपको यहाँ पे लगाए हैं वो आप देखो. तो यहाँ पे हमने देखा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किस तरह मीन्स पूरे ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़ के अंदर इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है वो हमने देखा. यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे जंप कर नहीं पा रहे. रीज़न ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करने से पहले अब वो सेटअप करना, जिस तरह अभी ये सेटअप हो चुका है. फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि अभी जिस तरह इंजन बन चुके हैं, पेट्रोल इंजन बन चुके हैं, उस तरह सेटअप करना रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी के लिए, है ना, वो बहुत मुश्किल है. तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, हम शिफ्ट नहीं कर पाए इन द सेंस. तो एसिड रेन इज जस्ट अ सिंपल टॉपिक, वो मैंने आपको बातों में समझा दिया है, बट फिर भी हम एक बार देख लेंगे. यहाँ पे कहा है कि एसिड रेन रिफर टू द रेन और द स्नो और द एनी फॉर्म ऑफ द precipitation that has acidic pH level due to the presence of pollutant in atmosphere. अगर एयर में या वाटर में या स्नो में या रेन में अगर पीएच एसिड लेवल एसिडिक पीएच लेवल हो, जैसे कि 7 से कम होना, पीएच लेवल 7 से कम होना, तो ऐसी चीज़ों का एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होना एज पॉल्यूटेंट, वो होता है एसिड रेन. ओके, तो पॉल्यूटेंट प्राइमरीली सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वाटर के साथ कम्बिनेशन बना के सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बना देती है. तो उससे क्या होगा कि हमारा जो क्रॉप्स है, हमारा जो वेजिटेशन है या फिर हमारी स्किन है, उसके ऊपर अगर एसिड रेन गिर रही है तो वो हमें बहुत नुकसान करेगी. और मेन प्रॉब्लम ये है कि हम तो फिर भी घर में चले जाते हैं, बट जो क्रॉप्स जो खुले आसमान में उनका क्या, है ना. तो ये जो फॉसिल फ्यूल बर्न करने से ये सारी चीज़ें होती है. तो हमें चाहिए कि हम मीन्स एक स्मार्ट सिटीज़ में जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है या तो फिर एयर कंट्रोल होता है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल होता है, ये सारी चीज़ें पे हम फोकस करें. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना. और एक्वाटिक लाइफ को भी ये इफेक्ट करेगी, ड्रिंकिंग वाटर पे भी इफेक्ट करेगी. अब ड्रिंकिंग वाटर तो मीन्स हमारे घर में तो बॉटल में है, लेकिन जो लार्ज लेवल पे ड्रिंकिंग लेवल है, फॉर एग्जांपल मान लो लेक, किसी लेक का ड्रिंकिंग वाटर है ना, किसी लेक में एक सिटी है जिसके पास एक बड़ा सा तालाब है, उसके उस वाटर को हम यूज़ करके अगर वो सिटी वाले पानी पी रहे हैं और अज्यूम करो कि एसिड रेन हो रहा है, तो सोचो वो हम पे क्या इफेक्ट करेगी, है ना. सो ये जो कुछ बातें हैं वो आप पढ़ लो, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना इसके एक स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ताकि आप लोगों को टोटली समझ में आ जाए. तो ये कुछ एसिड रेन की कुछ बातें हैं. और जनरली हम फॉसिल फ्यूल के बर्न करने से एसिड रेन होता है. तो ये क्यों होता है वो हम देखेंगे. यहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज़ है, तो फैक्ट्रीज़ के अंदर से धुआं निकलता है, SO2 और मीन्स NO2 या फिर NOx के जो फार्मूलाज है उसके थ्रू निकलता है, और ये फॉर्म होता है एसिड फॉर्म होता है हवा के अंदर. सो यहाँ पे देख सकते हो कि H2SO4 एसिड रेन यहाँ पे हो रहा है. H2SO4 यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, यहाँ पे वाटर के साथ उसका रिएक्शन हुआ, वो अंदर तोड़ देगा. रीज़न ये है कि जो वहाँ पे एक तो इतने हाई एल्टीट्यूड पे जो बादल होते हैं वहाँ पे रिएक्शन होना बहुत आसान होता है, क्योंकि वहाँ पे दे आर द मैनी टाइप ऑफ एयर प्रेशर, वहाँ पे मे बी टेम्परेचर डिफर हो सकता है यहाँ पे. या तो फिर मे बी ऐसा हो सकता है कि जब लाइटिंग होती है और जब टकराते हैं, या तो फिर मे बी ऐसा हो सकता है कि सूरज की गर्मी की वजह से वहाँ पे शायद गर्मी कुछ ज़्यादा लग रही हो, वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं. तो वाटर ड्रॉपलेट्स सूरज की गर्मी को और ज़्यादा मीन्स अच्छे से उसको एब्जॉर्व करे, और उस गर्मी की वजह से वाटर खुद अपने आप में टूट जाए और SO2 के साथ रिएक्शन कर ले, उसके बाद H2SO4 बना ले. और वो क्या करेगा कि H2SO4 अगर हमारे ज़मीन पे गिर रही है
तो भाई हमारे जो वेजिटेशन है वो ख़राब होंगे, और वहाँ से जो नदी अगर बह रही है तो उसके साथ साथ सी भी ख़राब होगी। ओके, डिप्लीशन ओजन लेयर इज़ ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ओजन लेयर और डिप्लीशन ऑफ ओजन लेयर 80% ऑफ ओजन लेयर आर द गॉन एंड दीस एंड CFC एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सारी बातें तो हमको पता है। तो गाइस कहने का सेंस यही है कि ओजन लेयर ये जो एयर पोल्यूशन की वजह से, तो हमने आगे देखा कि एसिड रेन होता है एयर पोल्यूशन की वजह से, और एयर पोल्यूशन के अंदर जो पोल्यूटेंट्स है ना, जो चीज़ें एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रही है, तो उसके अंदर जिस तरह के कार्बन डाइऑक्साइड है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ये सल्फर या नाइट्रोजन है उसकी वजह से एसिड रेन हो रहा है, और जो कार्बन CFC है उसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। तो ये कुछ बातें हैं, तो वो आप पढ़ो अच्छे से। सो नेक्स्ट वन इज, तो ये कुछ बातें हैं वो आप पढ़ते रहो। उसके ये इसके अंदर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग चीज़ें हैं, कुछ ऐसा है नहीं जो कुछ एक्सप्लेन करना हो, या पढ़ोगे आपको ठीक आइडिया आ जाएगा। ओके, सो ये ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर के क्या इफेक्ट है वो भी हम जानते हैं कि अगर वो स्किन पर है तो हमको मे बी स्किन कैंसर हो सकता है अल्ट्रावायलेट रे की वजह से। तो यहाँ पे फोटो में क्लियरली दिखाई गई है। ओके, नाउ कार्बन फुटप्रिंट्स यही है कि अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज प्राइमरीली that emitted into the atmosphere as a result human activities such as transportation, energy production and consumption of the goods and services. It measures the impact of the human activities have on the environment and climate change. तो कार्बन फुटप्रिंट का कहने का सेंस इतना है कि वो चीज़ें मेज़र करती है, वो टैली निकालती है, वो एक चार्ट निकालती है जिसके अंदर कुछ चीज़ें लिखी होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कितना आ रहा है, या एनर्जी प्रोडक्शन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना बढ़ रहा है, कितना कंजप्स हो रहा है गुड की कंजप्शन की वजह से, या सर्विस देने की वजह से, या सर्विसेज की वजह से कितना कंजप्शन हो रहा है, क्या चीज़ें मीन्स पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट हो रहा है इसकी वजह से। तो ये सारी कुछ चीज़ें कार्बन फुटप्रिंट में बताएंगे। तो कार्बन फुटप्रिंट एक्चुअल में क्या है वो चीज़ हम देखेंगे आगे, है ना। सो वी टेक द वैरायटी ऑफ एक्शन इंक्लूडिंग यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस एंड लाइटिंग, reducing energy consumption by the turning of light and electronics when not in use, driving less, using public transportation, walking or biking. बाइकिंग के कहने का सेंस ये है कि साइकिलिंग करना है आपको, मीन्स नॉन फ्यूल बर्निंग व्हीकल्स यूज़ करना है, ईटिंग अ प्लांट बेस्ड डाइट एंड रिड्यूसिंग मीट कंजप्शंस, choosing products that are sustainably produced and packaged, investing in renewable energy source like a solar and wind power. It is essential to make the individual and collective effort to reduce our carbon footprints. That is a significant step toward the sustainable future. तो ये कुछ चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया कि टॉप ऑप्शन फॉर द रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट्स, ये ऐसा करोगे तो इतना पॉइंट, इतना परसेंटेज या फिर इतना अमाउंट, यहाँ पे कहा कि एवरेज रिडक्शन पर पर्सन पर ईयर इन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। तो ये जो 2.404 है वो टन्स की बात है ना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है कार्बन फुटप्रिंट्स। ये ऐसा नहीं कि किसी का पैर का फुटप्रिंट हो, ऐसा नहीं है। कार्बन फुटप्रिंट यानी कहने का सेंस ये है कि किन किन चीज़ों से कितना कार्बन इमिशन हो रहा है। ओके, द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, तो ये CMD ये बताती है कि यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे तो समझेंगे क्या चीज़ है। द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म डिफाइंड इन आर्टिकल 12 ऑफ द प्रोटोकॉल अलाउज द कंट्री with in emission reduction of the emission limitation commitment under the Kyoto Protocol to implement an emission reduction project in developing countries. India is developing country and some other countries. Okay, so वहाँ पे एक क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म लागू होगा जिसके अंदर इमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स होंगे। ऐसी कुछ मीन्स ये चीज़ें गवर्नमेंट्स के लिए है, पर हमें भी कंट्रीब्यूशन करना है यार। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ गवर्नमेंट ही करे, मेन तो जनता है कि जनता जो करेगी वो देश के लिए होगा। ओके, और नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये कहने का सेंस ये है कि ना कि द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का मेन मोटिव ये है कि एमिशन रिडक्शन हो, क्योंकि हम सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए रिन्यूएबल सोर्स पे जंप करना ही इनफ नहीं है, बट जो इमिशंस हो रहे हैं उसको भी रिड्यूस करना है ना। सो नेक्स्ट वन इज़ द इंटरनेशनल स्टेप फॉर द मिटिगेटिंग ग्लोबल चेंज। तो मिटिगेशन स्ट्रेटेजी इंक्लूड्स द
retrofitting building to make them more energy efficient, adapting renewable energy source like solar, wind, and small hydro, helping the cities develop more sustainable transport such as bus, rapid transit, electric vehicles, biofuels, and promoting more sustainable uses of land. तो भाई स्मार्ट सिटी बनाओ, वेस्ट मैनेजमेंट करो, ये चीज़ मैं ऐड करूँगा, और सोलर, विंड या स्मॉल हाइड्रो एनर्जी लगाओ, या फिर यहाँ पे और एक चीज़ मैं कहा है कि ट्रांसपोर्टेशन सच एज बस, पब्लिक बसेस, पब्लिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करो, बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल करो, और प्रोमोटिंग द मोर सस्टेनेबल यूजेस ऑफ लैंड। एक लैंड को, किसी ज़मीन के टुकड़े को मोर एफिशिएंट वे में यूज़ करने की कोशिश करो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल स्टेप है, वो हर कंट्री को कंट्रीब्यूट करना चाहिए इसके अंदर। ऐसे नहीं कि मीन्स इंडिया में पॉल्यूशन ज़्यादा है, या फिर पॉपुलेशन की वजह से पॉल्यूशन ज़्यादा है तो मीन्स सिर्फ इंडिया को करना है, या तो मीन्स रशिया को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर किसी और देश को करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ऐसा नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पे है, ये सबको करना है। ओके, इससे एक तो हमारे पैसे ही बचेंगे और एक एनवायरनमेंट भी बचेगा। ओके, सो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और मैं मीन्स कोशिश करता हूँ कि और अच्छे से मैं बना पाऊँ, मैं आपको अच्छे से और अच्छे से प्रेजेंट कर सकूँ, बट आई थिंक आई एम नॉट वेल। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। रीज़न ये है कि ये चीज़ें थोड़ा मोटिवेट करती है हमें कुछ करने को। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।